जो अंग्रेज बड़े बड़े राजघरानों को हरा करके अपने में खड़े कर लेते हैं, उन अंग्रेजों को ललकारने वाला कोई व्यक्ति, वो तिल का मांझी गांव का रहने वाला, कितना परेशान किया होगा। मगर हम कोई इतिहास में पढ़ते हैं क्या, जानते हैं क्या? मंगल पांडे को नहीं जानना ऐसा नहीं है मेरा मत, उनको भी जानना चाहिए। मगर उनसे पहले भी कोई स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा है अंग्रेजों के विरुद्ध में, ये भी जानना आवश्यक है। ये तो ऐसे बहुत सारे क्रांति हुए, मगर वो इतिहास के पन्नों में आया नहीं। तो इतिहास के पन्नों में नहीं आया तो वो भी एक प्रसंग याद आता है, क्यों नहीं आया होगा। तो वो बस्तर का रहने वाला हूं मैं। बस्तर में एक परगना परंपरा चलता है। तो माता आने से जनजातियों में एक मान्यता है कि उसमें दवाई वगैरह करना नहीं। तो गांव के पुजारी जो रहते हैं ना, वो आकर के पूजा करते हैं, सेवा जिसको बोलते हैं। धूप इत्यादि का, धूप है, गुड़ है, घी है, वो आग में जला करके उसका धुआं से ऐसे पूजा करते हैं, उतारते हैं उसको। तो कहीं कहीं देखने को भी मिलता है कि वो 3-4 दिन में बाद शांत भी हो जाता है। तो परगना के पुजारी पड़ोस के गांव में, एक 8 गांव, 10 गांव, 15 गांव, 17 गांव, ये अलग अलग परगना रहता है। तो परगना का पुजारी एक किसी गांव में पूजा करने गया, माता सेवा करने। तो तीसरा दिन में उसको चावल देते हैं दोना में, उसको रोसई बोलते हैं बस्तर के अंदर, और उसके अंदर थोड़ा दाल, आलू, प्याज, ऐसा सब्जी का भी कुछ सामग्री रहता है, वो मिलता है। और जनजातियों में एक परंपरा है, तो थोड़ा और भी कुछ चीज देते हैं। तो वो उसको लेकर के आ रहे थे, वो 7-8 किलोमीटर गए थे वो चल करके पैदल। जब वापस आ रहे थे तो वो ठग लोग रहते थे, वो ठगों को पता चला कि ये जो पुजारी है ना, कुछ पक्का लेके आ रहा है आज। 4 स्थान पर खड़े हो गए, तो पूछे क्या ले जा रहे हो पुजारी दादा? काय नहीं सीतना, काय मिरली से, काय गठाउन नहीं सीत, ऐसे पूछे हल्बी में। तो बोला ये तो रोसई चावल है। कहाँ चो रोसई चावल है, ये तो गोबर चोता है दे दोनाने। तो उनको थोड़ा संशय लगता है, ऐसा देखते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी ऐसी बोलता है, तीसरा भी ऐसी बोलता है, चौथा भी ऐसा ही बोलता है। तो पुजारी को पूरा संशय लगता है। तो बाद में क्या करते हैं, जो काख में दबा के रखे थे दूसरा चीज, उसको भी वहां छोड़ रख देते हैं, और जो चावल था उसको भी वहां छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये चारों ठग उस चावल को और वो दूसरा चीज था उसको ले जा करके फिर उसका उपयोग करते हैं वो। तो ये ठग कौन है? कभी कभी लगता है हमको भी तो ठगा नहीं गया भाई। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो लोग इतिहास लिखे, इन्होंने ठगा क्या हमको? क्या बताया जनजातियों के बारे में? मिथ्या धारणाएं क्या क्या इन्होंने कहा कि वो तो पिछड़े हैं, गरीब है ना, जंगली हैं। अभी बता रहे पहले के सत्र में कितना समृद्ध परंपरा रही उनकी, सामाजिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, उनकी न्याय व्यवस्था, सब प्रकार से ऐसा समाज को ऐसे बताया गया। फिर वो बोले कि वो वास्तव में कैसा है जनजाति समाज। अब उसको दिखाया कैसे गया? वो फिल्मों में दिखाया गया कि ऐसे पत्ते लपेटे हुए हैं, बड़ा भाला लिए है, आग जल रहा है, उसके इर्द गिर्द नाच रहे हैं, उस गांव में जाने से उनको पकड़ के खा जाएंगे, ऐसा बताया गया। ऐसा है क्या वो समाज? अभी 15 अक्टूबर को नागपुर जाना हुआ था, तो नागपुर शहर बसाए देवगढ़ के राजा बख्त बुलंद शाह, उनके परिवार से मिलना हुआ। तो बड़ा परिसर है, अभी 3 एकड़ बचा हुआ है, बाकी तो सब धीरे धीरे स्थिति के कारण से सब जानते हैं अपने राज परिवारों का भी क्या हुआ है।
तो वो कितना समृद्ध एक जनजाति समाज का राज परिवार जिसने नागपुर शहर बसाया, मगर हम इतिहास में पढ़ते हैं उनके बारे में क्या बताया जाता है, अनपढ़ है, पिछड़े है, गंवार है, जंगली है। तो इस प्रकार का एक इतिहास में जनजातियों के संदर्भ में बताया गया, ये विषय समाप्त होना चाहिए और ये एकेडमिक जगत के लोगों का काम है। हम तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और हम जनजाति समाज से आने के कारण से जनजाति समाज में एक वाचिक परंपरा है, तो उस वाचिक परंपरा के लोग हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में तो जनजातियों का देश भर का योगदान है, हम सब लोग जानते हैं, अभी भाई साहब ने बताया भी उसको, वो तो है। मगर मैं केवल इतना बात कहूंगा कि ये समाज के सामने आना चाहिए, ये इतिहास के पन्नों में आना चाहिए। ये नहीं हुआ है, ये कैसे हो सकता है, ये सब हम सब लोग मिलकर के करने की आवश्यकता है। अब स्वतंत्रता संग्राम में कई नाम आते ही है, हम जानते भी हैं, कई नाम का उल्लेख आया भी, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम आता है ना। 1857 से पहले का भी कई ऐसे विद्रोह है जो अंग्रेजों के संग्राम है, अंग्रेजों के साथ जनजातीय समाज के लोगों ने लड़ा है। से बहुत सारे नाम आते हैं, छत्तीसगढ़ में तो आ ही गया नाम हुतात्मा वीर नारायण सिंह जी, मध्य प्रदेश में शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तोप के मुंह में बांध करके उड़ाया गया है। मगर समाज जानता है क्या, बाकी लोग जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? वो ठगों के कारण से नहीं जानते हैं। भील योद्धा है भीमा नायक, विदर्भ में बाबूराव सेठमार्का है, ओडिशा में भाई साहब ने उल्लेख किया सुरेंद्र शाह है, तेलंगाना में रामजी गोंड है, केरल में तलक्कल चंदू है, अंडमान में बिरंगाना लीपा है, मेघालय में यूकियांग नोंगबा है, महाराष्ट्र में नग्या महादय कातकरी है। ये तो केवल स्वतंत्रता संग्राम के समय का ही नाम है, मगर स्वतंत्रता संग्राम अगर हम परकियों का जो भी है 712 से जो आक्रमण हुआ और उनके साथ भी अगर लड़ाई में जनजातीय समाज का कोई योगदान रहा है, उसको भी याद अगर करते हैं और इतिहास में उसको भी शामिल करते हैं, तो ऐसे अनगिनत नाम हैं जनजाति समाज का जो अपने अपने क्षेत्र में काम किया है। अपने यहां दादी बताती थी 1910 के संग्राम में, तो वो कोई मिस्टर वार्ड नाम के व्यक्ति थे, बस्तर में, अमेरिका से आए थे। उनका मन था कि अब 1963 में जो वनाधिकार कानून वन को अपने पक्ष में, भारतीय वन अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने जंगल को जब स्वतंत्रता संग्राम में जनजातियों ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने के कारण से वन को अपने कब्जे में लिया सरकार ने, उसके बाद वो सब देश भर में कड़ाई से लागू किया गया और जनजातियों का अस्तित्व वन से है, वन आधारित जीवन है, उसी को भगवान मानता है। और भी चीजें हैं, केवल जल जंगल और जमीन नहीं, उनकी आध्यात्म परंपरा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका विरोध हुआ था। अंग्रेज चाहते थे जो छोटा छोटा गांव 10-15 मकान का जो गांव है ना, ये उठ करके आ जाए, ये नेतानार उठ करके आ जाए नानगुर में, तो एक कॉलोनी बनाएंगे, वहां स्कूल खोलेंगे, है ना, अस्पताल खोलेंगे और दूसरा काम भी करेंगे। दूसरा तीसरा काम के लिए टारगेट था वो। मगर उस समय के लोग कितने समझदार थे, उसके चक्कर में पड़े नहीं, उसका विरोध हुआ। मूल कारण ये था, वो इतिहास के पन्नों में आया ही नहीं, वो वाचिक परंपरा में, हमारी दादी बताती थी। वो चाहते थे कि कॉलोनी बसाएंगे, टेंगिया पाल को उठा करके डीलमिली में लाना चाह रहे थे, तोका पाल में लाना चाहते थे, केसनूर में लाना चाहते थे, और जनजाति गांव जहां थोड़ा पानी दिखा वही में कुटिया बनाना है, रहना है। तो उसका 1910 में उसका प्रतिकार किए। ये भी है, जब भोसलों का सत्ता पूरी तरह अंग्रेज ब्रिटिशों के हाथ में चला गया,
1819 में, तब अंग्रेज बस्तर में प्रवेश करने का कोशिश किए और नागपुर से गढ़चिरौली चंद्रपुर होकर के और जो परलकोट है अबूझमाड़ का जो एरिया है वहां से आने का प्रयास किए, मगर कौन रोकता है उस समय में? शहीद ज्ञान सिंह। कुछ मुरिया समाज के लोगों का एक बड़ा लड़ाकू एक दल तैयार करके और उनको रोकते हैं। और 1857 से पहले 1825 में ब्रिटिश उनको फांसी पे चढ़ा देते हैं। मगर ये कई इतिहास के पन्नों में है क्या? नहीं है। जब देश भर के ऐसे केवल जनजाति नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान विषय पर इनका कुछ दस्तावेजीकरण करने का जो काम चल रहा था, तो एक सामाजिक संगठन में काम करने के नाते हमको भी बताया गया कि कुछ करिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। जब हम बात करें, उनके परिवार से भी बात किए, तो कोई पक्का जानकारी मिलता नहीं है। जैसे भाई साहब ने अभी कहा ना, डॉक्टर हीरालाल शुक्ल जी जो बस्तर का मुक्ति संग्राम, उसमें थोड़ा उल्लेख आता है। उनके परिवार के लोग भी हैं अभी कांकेर में। अभी तो वहां जाना दिक्कत है, थोड़ा बुद्धा ज्यादा अधिक होती है, तो उस गांव तक जाना, चितरम तक। तो ये व्यथा है जनजाति समाज का। तो ये वास्तविक जो इतिहास है जनजातियों के बारे में, जैसे अभी मैं पहले के सत्र में तो घोटुल के बारे में सुन रहा था, जैसे सामाजिक है, उनका जो न्याय प्रक्रिया है, उनका जो सह अस्तित्व के आधार पर जीवन जीने का जो मूल्य है, उन सब चीजों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। जैसे पिछले बार प्रधान सर पिछले सत्र में बोल ही रहे थे कि भैया कभी कभी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, एक शब्द का प्रयोग है कि जनजाति समाज को मुख्य धारा से जोड़ना है, देश की मुख्य धारा से। तो मेरे मन में प्रश्न उठता है, मैं प्रश्न करता भी हूं कि भैया देश का मुख्य धारा क्या है भाई? हम जब थोड़ा इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो क्या लगता है, आज से 10,000 साल पहले की बात करें अगर ऐतिहासिक इतिहास की दृष्टि से, तो भारत तो अरण्य संस्कृति में रहा ही होगा ना। इसीलिए आज के वर्तमान के जितने भी आपको राजमहल दिखेंगे, कोई मंदिर दिखेगा, कोई भग्नावशेष मिलेगा, वो जंगल के अंदर ही है। राजा भी जंगल में रहते थे। यहाँ एक भोंगापाल करके जगह है, वहां कोई रियासत था एक समय। अभी बस्तर राज परिवार के साथ थोड़ा संबंध होने के कारण से कभी कभी हम बातचीत भी चलता है। बस्तर राज परिवार को जब अन्नम देव आए तो 600 साल लगा था बस्तर को एक करने में। छोटी छोटी रियासत, जमींदारी थी। तो ऐसे एक समृद्ध एरिया था, जनजाति एरिया। तो उसको समझना पड़ेगा, और उसको समझ करके हम अगर शोध परक काम करके अगर इनको इतिहास में, और भोला समाज है, सीधा समाज है, कोई भी बहकाता है करके फुसलाता है, कई प्रकार का विमर्श खड़े कर देता है उनके बीच में। तो ऐसा एक समृद्धशाली समाज है, उसको, और कई राज परिवार है। गढ़मंडला का राज परिवार 900 साल तक अनवरत शासन किया। तो ऐसे सब चीज जनजातीय समाज का, केवल ऐसे देश भर के जनजाति समाज के लोग अलग अलग क्षेत्र में कैसे स्वतंत्रता संग्राम और उससे पहले भी मुगल काल में भी और अंग्रेजों के समय में भी कैसे अपने संप्रभुता को बचाने के लिए, अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए किस प्रकार का संघर्ष किया, उसका जब कर रहे थे तो ये सब बस्तर का भी उनके परिवार से बात हुई। शहीद गुंडादुर के बारे में भी आज प्रकार का जिस प्रकार का एक विषय चला, वो भी एक शोध का विषय है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो तो नहीं पकड़ा है, वो तो जंगल में चले गए, डेबरी दूर को पकड़े, उसको फांसी दिए। तो एक इतिहास का भी लिखने का सब लोग का अलग अलग विमर्श, एक इसमें विवाद हो सकता है, मगर जो वाचिक परंपरा के आधार पर
अपने लोग बताते हैं, जब 1910 में जो संग्राम हुआ था उसमें अपने परिवार के जो जयसिंह भत्रा का नाम आता है, वो हमारे पूर्वज हैं, तो वो एक विषय परिवार में चलता है। तो ये सब विषय का दस्तावेजीकरण कैसे हो, तो इसलिए ये सब इतिहास, वास्तविक इतिहास सामने आए। सब यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे ही हैं, काम भी हो रहा है इस पर, आएगा ही। तो इसलिए जनजाति समाज का व्यथा इतना ही है कि हो गए हैं स्वप्न साकार कैसे मान ले हम, और टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। इतने ही करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।